जय हिंद जय बिहार। आज एक कविता है, बंगाल की प्रेरणा कवि बहुत एक अपने भाव में प्रकट किए हैं, जीवानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर। वो अपने बंगाल के दृश्य को दर्शाते हैं, वहाँ के मिट्टी से प्रेम को दर्शाते हैं, वहाँ बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हैं, कल कल करती नदियाँ, लहलहाते धान के खेत। मतलब बंगाल की उनकी जो भूमि है, जन्मभूमि है, उसका इस तरह बखान किए हैं कि उनके प्राणों से प्यारा है। लेकिन हम यहाँ कहना चाहते हैं कि बहुत लोग इस बिहार की मिट्टी में जन्म लेते हैं। ये पूरा देश, हमारा नारा है वसुधैव कुटुम्बकम, हमारे पूर्वजों का भी कहना है वसुधैव कुटुम्बकम। लेकिन जिस बिहार की मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, बहुत शर्म आती है जो लोग कहते हैं कि बिहार अच्छा नहीं है। बिहार में क्या अच्छा नहीं है, उनकी हिम्मत है तो बता दें। बिहार इंसाफ का डगर है, बिहार क्रांति का शुरुआत है। बिहार में ऐसे भी सिपाही जन्म लिए हैं, अल्बर्ट एक्का, अब तो बंटवारे के बाद झारखंड हो गया, जिन्हें परमवीर चक्र, एक सिपाही लांस नायक रहते हुए भी परमवीर चक्र प्राप्त किया। क्या नहीं है बिहार में मेरे। लेकिन दुर्भाग्य है उन कहने वालों का कि जो बिहार को गाली देते हैं और बिहार को गंदी नज़रों से देखते हैं। यही मिट्टी में वो बिहार में जन्म लिए हैं, इसी बिहार की मिट्टी में उनके माँ बाप जन्म लिए हैं, उनके दादा दादी जन्म लिए हैं। तो क्या वो बिहार को गाली देते हैं या अपने पूर्वजों को गाली देते हैं? एक बार उन्हें गौर से ज़रूर सोचना चाहिए इस पर। हमारी मिट्टी से प्रेम है। मैं तो भी कहता हूँ कि जब मेरी जन्म हो, चाहे किसी चीज़ में भी जन्म हो, पर चाहे कर्मों के जो भी फल मिले, पर इसी बिहार की धरती, इसी शाहपुर बस्ती मुझसे नसीब हो, इससे और क्या चाहिए। अगर इतना ही मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी धन्य की बात है और बहुत समझेंगे ये जन्नत है। कहला है जननी जन्मभूमि। क्या ये जन्मभूमि हमारा मातृ प्रेम, भ्रातृत्व प्रेम, भाईचारा सभी का संदेश वाहक होता है। हम कहीं भी रहते हैं, कमाते हैं दो रोटियां और फिर वापस अपने जब परिवार में आकर मिलते हैं तो कितना आनंद आता है। वो लोग एक बार अवश्य सोचे जो हमारे बिहार को गंदी नज़रों से देखते हैं। आज बिहार से थोड़ी सी बाहर जाकर दो चार पैसे कमा लेते हैं तो क्या दो चार पैसे वो कमा लेते हैं। यहाँ भी कमाएंगे तो माँ बाप को नहीं देके वहाँ 10 महीने में 10,000 लेके आ गए तो बहुत आ गए। यहाँ रहने वाले लोग भूखे मरते हैं। प्रति व्यक्ति 3,000 अगर खर्च होता है तो 5 परिवार का 15,000 ऐसे ही कमा के पूरे परिवार के बीच में रहता है। कुछ लोग तो हमारे बिहार की ही खाते हैं, बिहार में ही रहते हैं, जिनकी खाते हैं उन्हें गालियाँ देते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। ज़रा सा भी शर्म आ जाए तो मेरे बिहार को कुछ नहीं कहेंगे। मेरा बिहार से लोग इतने जलते हैं कि किसी भी राज्य में अगर मेरे बिहारी स्टूडेंट परीक्षा देने जाते हैं वहाँ परचम लहरा देते हैं। इसलिए सबों के अंदर खौफ है, डर है कि ये बिहारी यहाँ कब्जा कर लेगा नौकरी को। आइए सिविल सेवा से लेकर के किसी भी परीक्षा में, एग्जाम में देखिए हमारे सबसे आगे बिहारी रहते हैं। हाँ, क्या आप 4 भाई हैं, चारों में एक कोई शैतान नहीं है? तो ये मेरी धरती है तो धरती तो धरती थोड़े जन्म देती है अच्छे और बूढ़े को, माँ थोड़े जन्म देती है अच्छे और बूढ़े को। अगर आप 4 भाई हैं तो चारों में एक शैतान है, तो उसी तरह हमारे अंश आप लोग होंगे जो सुनते होंगे कि बिहार को कुछ भी कह देता है, आज साथ साथ मिल के हम यहाँ भरते हैं। हम गलत को गलत और सही को सही कहेंगे। मेरा बिहार जन्मभूमि है तो है, इसके लिए हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। चाहे इसके लिए जो भी कर चुकाना पड़ेगा, हम बिहार को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक मेरी सांसें बचेगी उन लोगों को हम वार्न करते हैं कि आइए बिहार में और देखिए इंसाफ। अन्य राज्य में कहीं भी जाइएगा तो किसी को माँ बहन बेटियों को छेड़ देता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। मेरे बिहार के सड़क पर आके देखिए, अगर एक ने बेसा आंखें उठाया तो उसकी आंखें निकाल ली जाती है। ये डिसीजन ऑन द स्पॉट करता है। तो गर्व है, हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं। आइए देखते हैं ये क्या कवि कह रहे हैं, जरा इनकी बातों को गौर से सुने, शायद आपके दिल में प्रेम जग जाए बिहार के लिए। जीवानंद दास कहते हैं लौट कर आऊँगा फिर। कवि कह रहे हैं मैं लौट कर आऊँगा फिर। कवि कह रहे हैं कि अगर ये शरीर का परिवर्तन हुआ, आत्मा शरीर को त्याग दिया, तो फिर हम अगर जन्म लेंगे। ऐसे तो कहता ही है कि नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक अछेद कलंद्यंत्यापो न स्वस्यति मारुत। यह आत्मा अमर है, न इसे आग जला सकता है, न हवा सुखा सकता है, न पानी भिगो सकता है, न शस्त्र काट सकता है। तो ये आत्मा केवल शरीर का त्याग करता है। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। हमारे कर्मों के जो कुछ हिंदी साहित्य जानने वाले लोग भी इसे ठुकराते हैं इस बात को, उनको तो और थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। बिहार की धरती पर क्या नहीं है। आप पढ़ाना
किताब के माध्यम से भी अगर हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे बिहार के, हिंदुस्तान की गरिमा भरा पड़ा है। ये अखंड स्व भारत का क्या कहना है, आइए देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पाए। लौट कर आऊँगा, कवि कहता है कि अगर मेरे इस शरीर का त्याग किए तो हम पुनः इस बंगाल में लौट कर आएंगे, ऐसी कवि की कामना है। आखिर क्यों? कहता है खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौटकर एक दिन बंगाल में। कवि कहता है कि कल कल करती जहाँ नदियाँ हैं, हरे भरे धान के खेत खलिहान हैं, उस जगह पर हम इस बंगाल में अगर शरीर त्यागे तो किसी भी तरह से कोई भी जीव जंतु में जन्म लेकर मैं अवश्य बंगाल में आऊँगा। कवि का ऐसा कल्पना है, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब। कवि कहते हैं कि अगर मैंने इस कर्मों के अनुसार अगर मनुष्य में जन्म नहीं लिया तब क्या होऊंगा अबाबिल। अबाबिल एक प्रकार का चिड़िया है जो खंडहर घर में रहता है। होऊंगा अबाबिल या फिर कौआ, उस भोर का फूटेगी नई धान की फसल पर जो कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता हुआ पीऊंगा, आऊँगा एक दिन। ये कह रहे हैं कवि कि अगर मैं मनुष्य नहीं बन सका तो अबाबिल बनकर आऊँगा, कौवा बनकर आऊँगा, किसी भी परिस्थिति में, पर मैं बंगाल की धरती पर ही जन्म लूँगा। कितना प्रेम है कवि को अपने बंगाल से। शायद बनकर हंस में किसी को, आगे भी कहते हैं आऊँगा एक दिन। कवि का कल्पना है कि कौवा या अबाबिल बनकर जरूर आऊँगा। अगर ये भी नहीं हो सका तो कहते हैं कूड़े के पालने से कटहल की छाया तक भरता पींग, आऊँगा एक दिन बनकर शायद हंस में किसी किशोरी की घुंघरू लाल पैरों में। कह रहे हैं कि हम कटहल के छाँव तले किशोरी के पाँव में घुंघरू बन करके आऊँ या हंस बन करके आऊँ, जैसे भी आऊँ, पर हमें बंगाल से इतना प्रेम है कि मैं बंगाल को छोड़ नहीं सकता। मैं हर हालत में, किसी भी परिस्थिति में मैं बंगाल में ही जन्म लूँगा। मैं हर देशवासियों से कहता हूँ, अपने धरती के प्रति अगर प्रेम है, अगर माँ के प्रति प्रेम है तो माँ को कभी अपमानित नहीं किया जाता है, माँ को सम्मान दिया जाता है। तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी भरी घास में। कहते कि हंस बनकर हम पानी में जल क्रीड़ा करेंगे, मगर हम बंगाल जरूर लौट कर आएंगे। आऊँगा मैं, नदियों मैदान बंगाल की बुलाएंगे, मैं आऊँगा। अगर शायद मेरे किस्मत में ऐसा हो कि बंगाल की धरती मुझे बुला ले तो मैं तो अवश्य आऊँगा। कवि जीवानंद दास ऐसा कहते हैं। जिसे नहीं धोती, जिसे नदी धोती ही रहती है पानो इसे, इसी हरे सजल किनारे, जिनके चरण को नदियाँ धोती रहती है, वैसे बंगाल में मैं लौट कर जरूर आऊँगा। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासरी जमीन पर फेंकूंगा मुट्ठी भर चावल के दाने, शायद कोई बच्चा उबले हुए देखोगे रूपसा नदी के गंदे जल की पानी में, नाव किनारे जाते लड़के को उड़ते हुए फटे पाल की। कवि कह रहे हैं कि उल्लू बनकर भी आऊँगा, लेकिन बंगाल में ही आऊँगा। उल्लू बनकर कपास के पेड़ पर या किसी तरह बैठ करके हम डरावनी बात रात में बोलेंगे, लेकिन हम जागृत करेंगे बंगाल के लोगों को। कौवा बनकर भी जागृत करेंगे लोगों को। हो गया है सुबह, आप उठिए और अपने अपने कर्म पथ पर चल पड़िए। कभी कहते हैं कि मैं उल्लू बनकर भी आऊँगा। कैसे कोई कहता है कि उल्लू कहीं का, तो उल्लू कहने का तात्पर्य मतलब एक उदाहरण हुआ। तो कभी कहते हैं कि हम उल्लू ही बनना पड़े, रात को ही देखेंगे बंगाल को, मगर मैं ज़रूर आऊँगा। कितना प्रेम है। कहता है मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा फेंके उबले हुए, कोई मुट्ठी भर चावल फेंकेगा जहाँ पे पक्षी खाते रहेंगे, तो समझना मैं उसी में एक हूँ। आगे नाव के लिए जाते एक लड़के को उड़ते फटे पाल की, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच। कह रहे हैं कि सारस पक्षी बनकर आऊँगा, लेकिन मैं उसी बंगाल में लौट कर आऊँगा। कवि की ऐसी धारणा है। तो कवि को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ कि अपने कविता के माध्यम से हर लोगों को अपने देश, अपने प्रदेश के प्रति प्यार होना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए कि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, मेरे इतिहास मेरे साथ जाता है। अगर हम बिहार के होके जाते हैं तो बिहारी कहलाते हैं, तो हमें गर्व, लोग हम इतना प्यार दें लोगों को। गांधी जी ने क्या कहा था, घृणा को प्रेम से जीत लेंगे और सत्य को सत्य से जीत लेंगे, हार कभी नहीं मानेंगे। तो हम बिहारी हैं। बिहार का जब गांधी जी को चंपारण, गांधी जी को गुजरात से चल करके एक तरह से मानिए कि जन्म कहाँ और इनका कर्म भूमि मेरा बिहार रहा, पश्चिमी चंपारण। हम तो बिहार के हैं ही, इसमें ज़रा कोई शक थोड़ी है। तो इस तरह से जब गांधी जी को इतना प्रेम था तो हर लोगों को अपने बिहार पर गर्व होना चाहिए कि हम बिहारी हैं। ऐसे
टुकड़ा टुकड़ा तो देश के इतने किए जा रहे हैं स्वार्थी लोग कि यहाँ तक कि जाति पाति में ऊंच नीच में बांट दिए हैं। उनको ज्ञान नहीं है कि ऊंच किसे कहते हैं और नीच किसे कहते हैं। वो ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करते हैं। जिनकी अपनी पहचान नहीं है वो लोग उंगलियां उठाते हैं। हमारी पहचान है, आप जो सुन रहे हो देख रहे हो आपकी पहचान है। आप अपनी धरती को कभी गंदा मत होने दीजिएगा। अब मैं इसका कुछ प्रश्न उत्तर है प्रमुख जो हम आप लोग को दे देते हैं। देखिए चैप्टर 11 है गद्यखंड, क्लास 10 का है, काव्यखंड में लौट कर आऊँगा फिर जीवानंद दास। कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बंगला के प्रसिद्ध कवि जीवानंद दास का जन्म सन 1899 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवानंद दास का निधन एक मर्माहत दुर्घटना में हुआ सन 1954 ईस्वी में। इनकी रचनाओं के नाम लिखें। इनके 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। झरा पलक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सतही तरार, तिमिर और जीवानंद दासरे कविता। इनके अन्य काव्य संकलन रूपसी बंगला, बेला अलबेला, काल बेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी जो इनके निधन के बाद प्रकाशित हुए। इनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियाँ तथा 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए। अब अगला सवाल है, इनकी कौन सी कविता पर इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? वनलता सेन की श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा हुआ था। कविता का परिचय दें। प्रस्तुत कविता लौट कर आऊँगा फिर कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवानंद दास की कविता है। इसमें कवि का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश का उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त है। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप में कविता में अभिव्यंजित है। कवि ने इस कविता में एक बार फिर जन्म लेने की लालसा प्रकट कर अपनी मातृभूमि के प्रति अन्वय श्रद्धा प्रकट की है। कवि किस तरह के बंगाल में लौट कर आने की बात करता है? कवि वैसे बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है जहां धान के खेत हैं, कल कल करती नदियां हैं, बहती हैं, यानी जो प्राकृतिक श्री संपदा से संपन्न है। कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? कवि अगले जीवन में मनुष्य, अबाबिल, कौवा तथा हंस बनने की संभावना प्रकट करता है। कवि की ऐसी इच्छा इसलिए है क्योंकि मनुष्य अपने घर पर धान की लहलहाती फसल के सौंदर्य का वर्णन कर बंगाल की संपन्नता प्रकट करेगा। अबाबिल बनने पर अपनी मधुर आवाज़ में वातावरण को मधुमय बना देगा। कौवा बनने पर पेड़ की डालियों पर झूला झूलते हुए काँव काँव की आवाज़ से लोगों को जगाकर कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा तथा हंस बनने पर न्याय अन्याय में भेद करना सीखेगा। अगले जन्मों में बंगाल में आने की बात सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। कविता के आधार पर इस नश्वर जीवन के बाद भी इस बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा, मातृभूमि के प्रति प्रेम, कवि के प्रेम की एक भावना प्रकट होती है जिसमें स्पष्ट होता है कि कवि की इच्छा सिर्फ बंगाल में आने की है क्योंकि बंगाल नैसर्गिक सौंदर्य साधनों का संपन्न प्रांत रहा है। कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, आशा स्पष्ट करे। कवि जीवानंद दास ने अंधेरे में सारस पक्षियों के समान बादलों के बीच होने की बात करता है। कवि कहने प्रकार सारा सनी क्रोच अभिशप्त होने के कारण अपनी संगिनी से, इसका खास तरह की रात होते ही ये दोनों क्रोच और क्रोची अलग अलग हो जाते हैं, आपस में नहीं मिल पाते हैं। रात के घने अंधकार में क्रोची के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार कवि मर्म की चिंता में व्याकुल रात के अंधेरे में हसीन कल्पना में मग्न रहने की बात करता है। तात्पर्य यह है कि मोह कल्पना तब आती है जब कवि शांत चित्त होता है। इसलिए कवि कहता है, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं इनके बीच। कविता की चित्रात्मक प्रकाश डालिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने धान के खेत, बहती नदी, अबाबिल, कौवा, हंस, उल्लू, सारस तथा किशोरी के पैरों में लाल घुंघरू के माध्यम से बंगाल की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। पैरों में घुंघरू के कहने का तात्पर्य है कि बंगाल में कला प्रेमी भी बहुत होते हैं, संगीत प्रेमी भी बहुत वहाँ उत्पन्न होते हैं। कवि के अनुसार बंगाल नैसर्गिक सौंदर्य में संपन्न प्रांत है। यहाँ रविंद्रनाथ जैसे महान कवि हुए जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से विश्व में बंगाली संस्कृति की
उच्चता स्थापित की है। इतना ही नहीं, बंगाल में सदा जीवन संपन्न प्रांत रहा है। कवि ने इन्हीं विशेषताओं को विभिन्न उपमाओं के माध्यम से चित्रित कर मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम प्रकट किया है। कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट करें। कवि ने कविता की प्रधानता के लिए धान के खेत तथा बहती नदी का वर्णन किया है, तो प्राकृतिक संपदा के स्पष्ट करने के लिए अबाबिल का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार कौवा के माध्यम से सुबह की, किशोरी के माध्यम से संस्कृति की, उल्लू के माध्यम से अशिक्षित जनता की और नाव चलाते हुए लड़के के माध्यम से कवियों की तथा सारस के माध्यम से देश प्रेम की उत्कृष्ट भावना को बिंबित किया है। इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि कवि का मातृभूमि के प्रति अन्य प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कविता का मुख्य उद्देश्य मातृभूमि के प्रति कवि का उत्कृष्ट प्रेम प्रकट करना है। कवि ने विभिन्न बिंबों या उपमानों के माध्यम से अपनी मातृभूमि तथा परिवेश के साथ अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। लौट कर आऊँगा फिर कहने से यह स्पष्ट होता है कि कवि अपनी मृत्यु के बाद फिर बंगाल में ही जन्म लेना और मिले रूप में या शरीर न मिलने के अनुकूल में देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है। अतः विषय वस्तु के प्रतिपादन के आधार पर कविता का शीर्षक पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि कवि ने जिन बातों को सिद्ध करने के लिए लिखा है वह कविता विन्यस्त हो। कवि अपने जन्म में अपने मनुष्य होने को क्यों संदेह करता है, कारण बताएं। कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में संदेह इसलिए करता है क्योंकि भारतीय पुनर्जन्म मान्यता के अनुसार 84 लाख योनि है। मनुष्य का शरीर सबसे अति अंत में प्राप्त होता है ताकि मनुष्य अपने सदकर्मों से जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी पा लेता है, पुनः जीवन मरण के चक्कर में ना पड़ना पड़े। लेकिन कभी पुनः जन्म लेने की लालसा प्रकट करता है, इसलिए उसे मनुष्य होने में संदेह लगता है। अब व्याख्या करें। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहेगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी बड़ी सी घास की। प्रस्तुत पदांश जीवानंद दास द्वारा लिखित कविता लौट कर आऊँगा फिर से उद्धृत है। इसमें कवि ने प्रकृति प्रेम के प्रति अपनी उत्कृष्ट लालसा प्रकट की है। कवि का कहना है कि हंस के रूप में जन्म लेकर प्राकृतिक सौंदर्य का आकंठ पान करेंगे। जिस प्रकार हंस दिन भर जल में तैरता रहता है, उसी प्रकार कवि की काव्य संसार में विचरण करता रहेगा और हंस के समान सार तत्व ग्रहण करेगा तथा आसार को त्याग दूंगा। अतः कवि के कहने का आशय है कि वह इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में पुनः जन्म लेकर नदी, मैदान, हरे भरे पेड़ पौधे आदि के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करना चाहता है। उसकी यह भी इच्छा है कि वह किसी युवती के लाल पैरों में बजती घुंघरू के समान मधुर स्वर का संधान करूं, अर्थात ऐसा काव्य रचना करूं कि उसके मधुर भाव का रसपान कर पाठक अपने आप को भूल जाएं। जैसे घुंघरू की मधुर आवाज़ मन को मोह लेती है, तो उसी प्रकार पाठक काव्य रस से रसमग्न हो जाएं। इस प्रकार कवि ने अपने प्रकृति प्रेम तथा जन्मभूमि के प्रति उत्कृष्ट प्रेम प्रकट कर बंगाल के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। भाषा सहज सरल तथा भाव व्यंजित है। आगे है, खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर लौट कर आऊँगा एक दिन। प्रस्तुत पंक्ति कवि जीवानंद दास द्वारा लिखित कविता लौट कर आऊँगा फिर से उद्धृत है। इसमें कवि ने अपनी मातृभूमि बंगाल के प्रति असीम श्रद्धा प्रकट की। का कहना है कि वह एक बार फिर बंगाल में जन्म लेना चाहता है। वह प्राकृतिक शोभा के बीच विचरण करना चाहता है। उसकी इच्छा है कि जहाँ खेत धान की फसलों से हरे भरे रहें, जहाँ नदी कल कल करती बह रही है, कवि वहाँ उपस्थित रहना चाहता है। कवि का कहना है कि मनुष्य शायद रूप में पैदा नहीं ले सका तो अबाबिल या फिर कौवा के रूप में अवश्य जन्म लेगा और फिर धान के खेत में पेड़ों की डालियों पर झूलते हुए अपने मधुर आवाज़ में वातावरण को रसमय बनाते रहेगा, ताकि लोग उस मधुर आवाज़ का श्रवण कर नव शक्ति में बंगाल को समृद्ध बनाते रहें। अतः कवि ने अपने जन्मभूमि के प्रति उत्कृष्ट प्रेम प्रकट कर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति का जीवन तभी धन्य होता है जब वह हर दृष्टि से उसे विकसित करने का प्रयास करता है। खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर में अपनी मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की अभिव्यंजना है और प्रकृति प्रेम के प्रति प्रबल उत्कंठा है। भाषा सहज सरल है। इस तरह हम लोगों के भी अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने गांव, अपने राज्य
और अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम कैसे, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे ले जाए। तो सभी के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, कभी भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए और गर्व करना चाहिए हमें अपने देश पर, अपने राज्य पर। और इस तरह से पंक्ति समाप्त होता है। जय हिंद, जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।